नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ नसीम जी हैं, जिन्होंने बीपीएससी 64वीं में 140वां रैंक लाया था और बिहार में सबसे कम उम्र का एसडीएम होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, आप सभी को भी प्रणाम। सर, आप अभी आपकी जो उम्र है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो कैसे संभाल रहे हैं सब चीज़ों को? देखिए, अभी तो सर पोस्टिंग हुई नहीं है, तो उस पर बात नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम होती है। तैयारियां कैसी हैं आपको आपकी संभालने को लेकर? तैयारियां हैं कि ऐसा लगा कि जैसे ही मैंने सुना कि अब 60 डिपार्टमेंट एसडीएम में आपको मिलेंगे या फिर जो भी रोल है अलग अलग, तो मुझे लगा कि ठीक है। जैसे मैंने किसी से सुना कि 60 डिपार्टमेंट हैं और आपको 60 डिपार्टमेंट का नाम लेते लेते दिन खत्म हो जाता है। एक्चुअली मैं एक एसडीएम से ही बात कर रहा था, वो मुझे बताया कि ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने बोला तो ठीक है, 2 डिपार्टमेंट रोज़ हैंडल कर लेंगे, तो 30 दिन में 60 हो गया, मतलब महीने का कवर हो गया। तो आप ऐसे कर, मतलब आप सोचें, मतलब एक बात कर रहे हैं कि प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वो ग्राउंड पर कितना काम करेगा ये ग्राउंड पर जाने के बाद पता चलेगा। तो वो अभी कह नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ तैयार हैं इन सेंस कि आप एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं, तो आपको अब आपके साथ सहयोग करने के लिए बहुत लोग हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर बन के आपने जो अपने मतलब जिला या अनुमंडल संभालने की जो तैयारी की है, इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर बनने की जो तैयारी थी उसका सफ़र कैसा था? कब से शुरू हुआ ये सफ़र? जी, ये सफ़र, सबसे बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बताऊं कि 10th तो मेरा डीएवी से रहा है, उसके बाद 12th किसी प्राइवेट कॉलेज से ही, उसके बाद आईआईटी मैंने किया। हाँ, आईआईटी अच्छा, आईआईटीएन है आप? जी। आईआईटी मेरा 2014 में हुआ, आईआईटी बीएचयू। स्ट्रीम कौन सा था? माइनिंग इंजीनियरिंग था मेरा। वहाँ मेरा आईआईटी हुआ, वहाँ से मैंने मतलब फ्लैटली सोच लिया कि अब काम हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 25-30 लाख का पैकेज वहाँ लगना ही लगना होता है आईआईटी में आपको। तो ये तय था। फिर आईआईटी में 3rd ईयर में था मैं, तब घर से फ़ोन आया कि मम्मी का डेथ हो गया मेरे। वहाँ पे मतलब मुझे लगा, और उस समय मेरी उम्र 20 साल थी, तो मैंने सोचा अब गड़बड़ हो जाएगा, कैसे होगा। 3rd ईयर की जस्ट शुरुआत की ही बात है, तो दिक्कत हो गई, वहाँ पे फंस गया। तो फिर सोचा कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तब तक मैं एकदम तैयार था कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के लिए, श्योर शॉट, कि मुझे है ना आपको माइनिंग में या फिर जो भी होगा अलग अलग जॉब कॉर्पोरेट ही करूँगा। वहाँ सोचा कि नहीं, अब कुछ बड़ा करूँगा, और बड़ा करने के लिए मुझे लगा कि शायद मुझे आईएएस वगैरह की तैयारी करनी चाहिए, सिविल सर्विसेज ही करनी चाहिए वहाँ। और थोड़ा उसके बाद क्या हुआ कि प्लेसमेंट फॉर्म आया, मैंने प्लेसमेंट फॉर्म नहीं भरा। मतलब कॉन्फिडेंट थे आप? नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन हम अपने रास्ते को है ना, दूसरा जो रास्ता मेरे पास ऑप्शन था उसको हम ब्लॉक करना चाह रहे थे। प्लान बी नहीं रखना चाह रहे थे? हाँ, मतलब प्लान बी रखेंगे इसी क्षेत्र में। अच्छा। कोई क्षेत्र चेंज नहीं करेंगे। जब आप प्लान बी रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको सिविल सर्विस करना है, तो सिविल सर्विस में आईएएस बनना है, तो प्लान बी पीसीएस होना चाहिए, जैसे बीपीएससी होना चाहिए। लेकिन प्लान बी आपका ये नहीं होना चाहिए कि सिविल सर्विस करना और कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, वो दोनों अलग अलग चीज़ है, समझ रहे हैं? तो प्लान बी सही से वर्क नहीं करेगा वहाँ पे। इसलिए मुझे लगा कि प्लान बी वहाँ वो नहीं रखें। ये मन में था जरूर कि अगर मैं ब्लॉक कर दूंगा इस रास्ते को, कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो ये कंफर्म है कि मैं सिविल सर्विस में ज़्यादा मेहनत करूँगा, और वहाँ पे मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ ऐसे हुआ कि जब 4th ईयर में आया तो प्लेसमेंट शुरू हुई लोगों की, मैंने प्लेसमेंट फॉर्म नहीं भरा। कुछ लोगों का जब प्लेसमेंट हो रहा था तो अंदर से लगता था कि मतलब मेरे रूममेट हैं 25 लाख, समझे, किसी का 50, किसी का 1 करोड़ भी गया पैकेज, समझे, मेरे कॉलेज में। तो मुझे लगता था अजीब सा। तो फाइनली अंदर से मतलब जलन नहीं होती थी, लेकिन एक लगता था ना कि मैं अगर भरा होता तो मेरा भी हुआ होता और मैं भी खुशी मना रहा होता। अब यूपीएससी बीपीएससी ऐसा है ना सर कि सागर है, हाँ, अगर आप फंस गए तो फंस गए, हाँ, अच्छा नहीं कर पाए तो मतलब बोला ना कि अगर मेहनत बहुत अच्छा किए हैं आप, तो हो सकता है कि आप सागर के अंदर जा करके उसके हीरा मोती सब निकाल लें, और नहीं तो आप उसकी नमकीनियत में फंसे रह जाइएगा, अगर मेहनत आप अच्छे से नहीं किए तो। इसलिए वहाँ पे मुझे लगा कि शायद मैं फंस तो नहीं गया, डर गया। डरने की वजह से मैं 2 महीने के लिए बनारस से इलाहाबाद चला गया। आत्ममंथन चलता है। हाँ, कि मतलब अब क्या होगा नहीं होगा, इस टाइप का डर लगा मुझे बहुत ज़्यादा। उस टाइम में एक शायरी मतलब दिमाग में आया था कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, अपनी तो मंजिल है आसमां, रास्ता खुद बनाना है। ये मन में प्लान किया कि मतलब ठीक है, जाने दीजिए उन्हें, उनको छत तक ही जाना है, उनको सीढ़ियाँ मुबारक हो, लेकिन हमें कुछ और बड़ा करना है। तो हम ऊंचाई का स्तर थोड़ा हाँ, ऊंचा रखा थोड़ा पहले ही से।
फिर फाइनली वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से पेपर ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया था। एक्चुअली कोई पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि कॉलेज में बहुत सारा वर्कलोड होता ही है, मतलब प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो कुछ बहुत सारा रहता तो मतलब किस ईयर से तैयारी शुरू हुई है। आपकी? 18 जैसे ही कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन, वैसे ही इसका नोटिफिकेशन आ गया 64 बीपीएससी का। हाँ, और मेरा लकली उसी समय मेरा एज 22 हो रहा था। हाँ, तो जो इसकी मिनिमम एज है बीएएस के लिए, एसडीएम के लिए, वो 22 होती है। तो वो लकली उसी समय हुआ और फिर भर दिया, फिर होता चला गया प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू फाइनली तो सिलेक्शन। कुछ तो तैयारी की स्ट्रैटेजी रही हाँ, होगी। स्ट्रेटजी ऑफ कोर्स है, बहुत ज़्यादा है। कि जैसे मेरा था कि एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना, एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना। एनसीईआरटी ही क्यों चुना, उसके पीछे एक वजह है। बहुत लोग उसको नहीं भी बताते हैं या फिर बहुत लोग बताते भी हैं कि एनसीईआरटी करना चाहिए। पर्सनली ये था वजह मेरे तरफ से कि 10-12 लोगों को मैंने पिक किया कि जो तैयारी कर रहे थे और जो फेल हो रहे थे बार बार सिविल सर्विसेज में, तो उनका बुक्स जा करके जाना, तो किसी ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। तो मुझे लगा कि शायद ये किताब अच्छी है, क्योंकि जो टॉपर लोग जो थे ना, जो आईएएस बन चुके हैं, वो लोग बताते थे कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, लेकिन जिनसे मिला जो फेल हो रहे हैं वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैंने एनसीईआरटी ही उठा लिया बस। हम लोगों के भी स्कूल के टाइम में टीचर्स बोला करते थे, एनसीईआरटी की किताब पे लिखा होता था टेक्स्ट बुक ऑफ फॉर क्लास 9 फॉर 10, तो बोला जाता था टेक्स्ट बुक इज द बेस्ट बुक। तो कितना इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने स्कूल टाइम में एनसीईआरटी पढ़ते हुए साइड बुक के तरफ चले जाते हैं, तो आप वैसे लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे कि उन्हें एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर सके? एनसीईआरटी सर टेक्स्ट बुक उसको इसलिए भी कहा जाता है कि आपको पूरा पूरा नहीं बताएगा। उसका मेन वजह यही है उसको टेक्स्ट बुक कहने का, कि आपको पूरी बात नहीं। जैसे टेक्स्ट मैसेज याद कीजिए जो हम लोग करते हैं नॉर्मली, उसका लॉजिक यही है कि उसमें आप सब कुछ नहीं भेज सकते। जैसे स्माइली भेज दिए व्हाट्सएप पे, एकदम पूरा फिगर बना के भेज दिए, कुछ भी कर रहे हैं ना, वो डायग्राम है, कुछ भी है, फोटो भेज दिए, वो आप टेक्स्ट मैसेज में नहीं कर सकते, बढ़िया से नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या है कि आपको इमोशन को समझने का मौका देगा, थॉट को समझने का आपको टाइम देगा, इमेजिनेशन का आपको मौका दे रहा है। वैसे ही है एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर ही नहीं होगा कोई चीज़ बहुत अच्छे से। तो जब क्लियर करना होगा तब गूगल करना होगा। जब आप गूगल कीजिएगा तो आपका थॉट प्रोसेस है ना डेवलप होगा। आप समझिएगा कि अच्छा यहाँ ये चीज़ था जो हम सोच नहीं पाए। ये जो आपके दिमाग में जिस दिन आ गया ना बढ़िया से, तो आप मेंस में अच्छा कर दीजिएगा। जैसे मेंस में मेरा इतना अच्छा नंबर है कि मुझे है ना इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं थी। इंटरव्यू मेरा 0 होता तब भी मेरा काम हो जाता। मेरा जो कटअप होता है ना, उससे मेरा 136 नंबर ज़्यादा है, इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। इसमें एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पूरा ही रोल एनसीईआरटी मेरे में पर्सनली। अच्छा, न्यूज़पेपर्स कितना रिक्वायर्ड है तैयारी के लिए? न्यूज़ बहुत जरूरी और अगर न्यूज़पेपर जरूरी है जी, तो कौन सा स्पेसिफिक न्यूज़पेपर है जो ज़्यादा जरूरी है? न्यूज़पेपर का सर बहुत बड़ा रोल है। मतलब मेरे हिसाब से पूछिए तो एनसीईआरटी के साथ, मतलब स्टैटिक के साथ डायनेमिक अगर आप नहीं जोड़ते हैं तो आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी कुछ करंट अफेयर्स, हाँ करंट, क्यों आप अभी टॉपर का इंटरव्यू ले रहे हैं? आप सोच के देखिए क्यों ले रहे हैं? क्योंकि डायनेमिक अभी यही चल रहा है, मार्केट में यही है। और मार्केट की चीज़ों को अगर आप ऐड नहीं करेंगे लोगों के बीच पहुंचाने में, तो फिर आप अच्छा नहीं कर पाइएगा, लोग आप पे नज़र नहीं रख पाए। आप पुरानी चीज़ों को ला करके आप 1999 के बैच के आईएएस का आप इंटरव्यू करके देखिए, वो बूम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब मार्केट में उनकी ज़रूरत नहीं है। उनकी जो स्ट्रैटेजीज थी वो बदल चुकी, पुरानी हो गई है। अभी जो नए नए बच्चे आए हैं या फिर नई चीज़ें होती है उनको आप ऐड कीजिए। जैसे अभी कुछ भी चल रहा है, क्वेश्चन है मान लीजिए कि वीमेन के अगेंस्ट जो भी ब्रुटलिटी हो रही है उसके बारे में क्वेश्चन है, मान लीजिए सिंपल कि वीमेन के खिलाफ बहुत कुछ चल रहा है। तो आप अगर अफगानिस्तान का एंगल नहीं डालेंगे, जो भी हो रहा है, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, वहाँ के वीमेन के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, ये एंगल आप नहीं डालिएगा तो आपका क्वेश्चन अच्छा नहीं है, आंसर जो अधूरा लगेगा। और वो कहाँ से पता चलेगा? न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर का रोल है कि डायनेमिक सेक्शन को बेटर कर देगा आपका। कौन सा स्पेसिफिक न्यूज़पेपर? हाँ, बेसिक जो स्पेसिफिक था मेरा इंग्लिश मीडियम था, इसलिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये दोनों पढ़ता था मैं। दोनों में से आपको एडिटोरियल सेक्शन उसका जरूर पढ़ना चाहिए। और उसका आपको इंडियन एक्सप्रेस का द एक्सप्लेन्ड ये कॉलम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में भी है, हिंदी में जनसत्ता बहुत अच्छी है। मेंस आपका क्या सब्जेक्ट था? मेंस ज्योग्राफी था मेरा सर। आप एक गणितज्ञ थे और फिर इधर भूगोल विषय से आगे की तैयारी, इस शिफ्टिंग के लिए आपको कितना काम करना पड़ा खुद पर? बहुत करना पड़ा। एक्चुअली मैं इन चीज़ों से डरता था, मतलब आर्ट्स वाले फैकल्टी वाले सब्जेक्ट से, जो मतलब ह्यूमैनिटी वाले से, कि रटना पड़ता है, इसीलिए मैं इंजीनियरिंग की थी। मतलब इवन मुझे लगता है ज़्यादातर बिहार में जो इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके पीछे वजह यही होती है, आर्ट से पीछा हाँ, आर्ट से पीछा छूट जाए।
लेकिन सिचुएशन अब वो कहीं ले जा सकता है, लेकिन सिचुएशन जब लाया, जब चैलेंज लिया है तो फिर मेहनत करना पड़ा, मुझे लगता है बहुत मेहनत करना पड़ा। रीजन क्या था, मतलब ज्योग्राफी लेने का रीजन क्या? हाँ, ज्योग्राफी स्पेसिफिकली इसलिए लिया क्योंकि वो साइंटिफिक है थोड़ा, वो सब्जेक्ट थोड़ा साइंटिफिक है बाकी के मुकाबले। बाकी आर्ट का अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक है, इन सेंस कि आपको इंटरकनेक्शन बहुत अच्छा है उसमें। जैसे आप अगर क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लिए तो ओशनोग्राफी का कोई कंसेप्ट आप समझ सकते हैं। ये बेसिक चीज़ है ना, इधर कर लिए तो उधर समझ में आ जाएगा। ये हिस्ट्री में नहीं है ऐसा। आप हिस्ट्री में ऐसा नहीं कि औरंगजेब पढ़ लिए, औरंगजेब की कहानी पूरा पढ़ लिए तो आपको पूरा ही वो समझ में आ जाएगा। इधर का जो अभी चल रहा है मॉडर्न इंडिया, वो नहीं समझ में आएगा। वो अलग है, वो अलग है, सबका अपना अपना फेज है वहाँ पे। यहाँ ऐसा नहीं है, इसमें कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छा कनेक्शन, बहुत ही अच्छा। और इसमें है कि थोड़ा जो डायनेमिक सेक्शन चल रहा है उसको आप जोड़ सकते हैं। आप हिस्ट्री ले लिए, आप क्या लिखिएगा वहाँ पे डायनेमिक, मतलब करंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं उसका कैसे यूज कर लीजिएगा, कोई यूज ही नहीं है। अगर मतलब न्यूज़पेपर के अलावा और किताबों को देखा जाए, जैसे आपने ज्योग्राफी को मेंस में रखा था, तो कौन कौन सी वैसी किताबें हैं जो आप प्रीफर करना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को जो लोग ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं? ऐसे ज्योग्राफी के लिए सर पहले तो NCERT 6 to 12 एकदम इम्पोर्टेंट है। अगर आप 6 to 12 आपकी NCERT अच्छी है तो उसके बाद आपको है ना, जैसे सविंदर सिंह फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छी किताब है। DR खुल्लर, ये इंडियन ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छी किताब है। रूपा मेड पब्लिकेशन के लिए, रूपा मेड पब्लिकेशन की आप दूसरी किताबें पढ़ें, जैसे कि ये उसका ह्यूमन वाला पार्ट है उसको कीजिए। वैसे और भी है, DK दीक्षित करके है, उनका है, दीक्षित जी का है, उनकी किताब पढ़ सकते हैं, पर्सपेक्टिव वगैरह की बहुत अच्छी किताब है। तो ये 4 किताबें बेसिक है जो पढ़ना चाहिए एकदम ही। उसके अलावा यही है कि NCERT पे थोड़ा फोकस ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि NCERT से सिर्फ काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक दिक्कत है कि आपको अरेंज्ड नहीं है चीज़ें, लिखी सभी चीज़ें हैं, अरेंज्ड नहीं है। बोला ना कि टेक्स्ट बुक है, वो आपको हर चीज़ अरेंज करके देगा नहीं, बना बनाया नहीं है वहाँ पे। लेकिन अगर आप उसको पढ़ लेंगे और उसके बाद आप ये बुक को पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी करने में जो मैप्स होते हैं जी, उनके क्या सिग्निफिकेंस है? बहुत सर। मैप मुझे लगता है कि 36 पेज हम लोग को लिखना था, 36 मेरा कवर हो गया था। उसमें से 12 में मैंने मैप बनाया, मतलब आप समझिए ना 15-16 मैप मैंने बनाए थे, ऐसे कुछ है, मतलब काइंड ऑफ। मैप का इतना इंपॉर्टेंस है, और मैप आपका ज्योग्राफी रहता है तो आपका मैप अच्छा हो भी जाता है कि जैसे 10-15 सेकेंड 18 सेकेंड में आप है ना इंडिया का, वर्ल्ड का मैप आराम से बना सकते हैं। बहुत हो गया इतना, तो इससे ज़्यादा तो आप लेना नहीं चाहिए। एक GS के बच्चे को लेना चाहिए, दूसरे वाले को, लेकिन हम लोग इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए कभी। तो इसका मैप का सिग्निफिकेंस सर ये है कि जैसे मान लीजिए अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो ये ऑडियो होता, मान लीजिए 1 मिनट के लिए ऑडियो होता तो लोग उतना फील नहीं आता जितना ये वीडियो से आ रहा होगा। ऑडियो विजुअल दोनों, विजुअल इम्पैक्ट हाँ, ज़्यादा तो वही है मैप का सिग्निफिकेंस कि मैप में आप सीधा दिखा देते। सॉइल क्वेश्चन आ गया, सॉइल का आप डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिए तो लोगों को सीधा क्लियर होगा, अच्छा ये उत्तर प्रदेश का रीजन है, यहाँ पे ये सॉइल है, एलुवियल सॉइल, क्लियर हो गया मैप से। ये एक फायदा है कि डायरेक्ट दिखता है वो चीज़। आपने अभी तक बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई जो एक एस्पिरेंट को ऑफिसर बनाने के नज़दीक ले जाता है। कुछ चर्चा उन चीज़ों पर भी होनी चाहिए जो एक एस्पिरेंट को ऑफिसर बनाने से दूर ले जाता है। हाँ, वैसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे एक एस्पिरेंट को दूरी बनानी चाहिए ताकि वो अपने इस सफ़र को जल्द से जल्द पूरा कर सके? जी सर, है सर, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि जैसे आप मोबाइल ही यूज करते हैं, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स है। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप किस डायरेक्शन में जाके यूज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पढ़ना था, हाँ, एक इंटरटेनमेंट सेक्शन है, दोनों सेक्शन है। पढ़ना था आपको कि जितना टारगेट आपने सेट किया उतना उस समय में आप जो भी आप कर रहे हैं ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी गूगल कर रहे हैं चलेगा, लेकिन उस टाइम में आप इंटरटेनमेंट सेक्शन यूज कर रहे हैं। देखिए आप जैसे पढ़ाई का भी कोई चीज़ खोलिएगा ना तो उसके नीचे बीच बीच में ऐड रहता है कुछ इंटरटेनमेंट का, वहाँ अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो गड़बड़ हो गया और वो आपको ले जाएगा दूसरे डायरेक्शन में, फिर आप फंस जाइएगा, फिर आपका टाइम उधर ही किल हो जाएगा। एक तो वो है मोबाइल, दूसरा है कि दोस्तों के बीच गप सप है ना हो, मतलब पॉजिटिव गप सप हो चलता है, लेकिन गप सप इतना ना हो कि आपका 2-2 घंटा रोज निकल रहा है। सर आपके पास मैं सच बताऊं इतना टाइम लगता ना कि यार कुछ जा ही नहीं रहा है, 10 मिनट ही हुआ है, लेकिन आप सच में बैठिएगा ना दोस्तों के बीच तो 1 घंटा 2 घंटा कब निकल जाता है वो पता ही नहीं चलता है। उस टाइम को रिस्ट्रिक्ट कीजिए और वो उस समय फील नहीं होगा, रिजल्ट जब आएगा ना और आपका नहीं होगा, उसी में से किसी एक का हो जाएगा, आपको सीरियसली फील होगा। मतलब मोबाइल का जो ब्राउजिंग है वो यूनी डायरेक्शनल होना चाहिए, सही डायरेक्शन होना चाहिए। यूनी डायरेक्शन नहीं मतलब ये कहिए कि सही डायरेक्शन होना चाहिए कि आप अगर यूनी है तो वो उस समय यूनी होना चाहिए, मतलब इन सेंस कि
जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई वाला ही होना चाहिए, इंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो इंटरटेनमेंट कीजिए। और दोस्तों से बात करने का टॉपिक और समय रेस्ट्रिक्ट होना हाँ, वो चाहिए। बढ़िया हो। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग क्या करते थे, कुछ दोस्त लोग फ़ोन पे जनरली कि मतलब आपस में डिसाइड करते थे कि कल इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक। तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन वो भी पढ़ के आया, हम भी पढ़ के गए, उसके बाद हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वो चलेगा। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन डिस्कस करते करते मतलब कुछ और ही मतलब चल रहा है रेवोल्यूशन दिमाग में, तो वो नहीं होना चाहिए। वो एक है जहाँ मुझे लगता है। या फिर एक दो और चीज़ है, जैसे कि हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं। पर्सनली मैं कहीं घूमता नहीं था। अगर मैं घर पे हूँ, मैं आपको बताऊँ कि मैं लगभग आपको महीने में मुश्किल से 1 या 2 बार निकलता था बाहर, शहर से बाहर, सिर्फ अपने शहर से बाहर। इसको भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन का मतलब ज़रूरी है कि आप बाहर जाते हैं ना, अगर आप 4 बार 5 बार मतलब चले गए बाहर, तो आपकी आदत अलग हो जाती है। बोला ना कि आपको अडेप्ट करना पड़ेगा उस सिचुएशन को। आप अडेप्ट नहीं कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये तैयारी है ना सर, कंपटीशन है यहाँ। सामान्यतः जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स होते हैं, यस, कभी कभी मतलब एक ऑथेंटिक सोर्स उनके पास नहीं हो पाता है कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। कभी कभी उनका समय ऐसी चीज़ों को पढ़ने में ज़्यादा बर्बाद हो जाता है जो एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग टू वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे उन्हें एक ऑथेंटिक सोर्स मिल पाएगा कि उन्हें क्या पढ़ना है? जी सर, सबसे पहले तो सर कि जो भी बुक आप पढ़ते हैं, मान लीजिए स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं एक सेकंड के लिए कि लक्ष्मीकांत, टेक दिस एज एग्जाम्पल की बहुत अच्छी किताब है, बाइबल बोलते हैं लोग उसको, पॉलिटी का, ठीक। एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत, हाँ। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ उस बुक को लक्ष्मीकांत सर ने कहाँ से लिखा होगा। जब पढ़ करके आप सोच के बताइए कहाँ से लिखा होगा। एनसीईआरटी। अच्छा, वो भी एनसीईआरटी का ही एक्सट्रैक्ट है? ऑफ कोर्स, अगर मुझे कोई किताब लिखनी होगी तो मैं कहाँ से पढ़ के लिखूंगा। अभी तो चलिए मैं लक्ष्मीकांत पढ़ के लिख भी दूँ, हाँ, लेकिन लक्ष्मीकांत सर जब पहली बार लिखे होंगे तो वो कहाँ से पढ़ के लिखे होंगे? एनसीईआरटी। कहाँ से लिखे होंगे? कॉमन सेंस एनसीईआरटी। तो जब जो ऑथेंटिक बुक है, जो सोर्स है, सबका सोर्स, उसको उठा के पढ़िएगा तो आपको थॉट प्रोसेस का है ना मौका मिलेगा। एनसीईआरटी आप लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ के देख लीजिए, आपको ना हर एक लाइन में एक एक चीज़ एक्सप्लेन्ड है, आप खुद सोचे ही नहीं कुछ नया। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं? प्रीवियस ईयर से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया लगता है, मतलब आपको एक ट्रेंड पता चलता है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक कॉमन एग्जांपल ले ले कि अगर कोई एजुकेशनल चैनल है, ठीक है, उस पर वो बताया जा रहे हैं बस टॉपर्स को ला रहे हैं, जैसे बहुत सारा चैनल है वो टॉपर्स को ला रहे हैं, आइडिया लग गया यहाँ टॉपर्स ही आते हैं और कुछ नहीं, यहाँ कुछ और होगा नहीं, ठीक है, वहाँ इंटरटेनमेंट में कुछ बात नहीं होगा, ये अलग है। वैसे एक पैटर्न पता चलता है कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। आप क्वेश्चन तो एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता है, लेकिन टाइप समझ सकते हैं। डेट पूछ लिया, कभी कोई योजना है उसका डेट ही पूछ लिया, कब इनॉग्रेट हुआ। तो आप जब भी कोई योजना पढ़िएगा तो आप डेट जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपका क्लियर माइंडसेट बन जाएगा। इसके लिए प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस है, ट्रेंड एनालिसिस के लिए, बस इतना ही कहेंगे। आपने इंटरव्यू के शुरुआत में एक शायरी सुनाई थी जिसमें कहा था कि अगर छत तक जाना है और आसमान तक जाना है तो छत से आसमान की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। जी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बीच में किसी को थकान महसूस होने लगे या पहला अटेम्प्ट में उनका रिजल्ट ना हो पाए, तो उस थकान में खुद को वहाँ पे रोक कर आगे का सफ़र तय करना, ये नहीं कि वो पीछे हो जाए, इसके लिए खुद को किस तरीके से मोटिवेट रखना इसके लिए चाहिए? इसको समझना है ना बड़ा आसान है। जैसे मान लीजिए कि कोई छत से शुरू हुआ और आसमान तक जाना आधे पे आ गया, डर गया या फेल हो गए या कुछ भी हुआ, फिर वापस आ जाएंगे। अब जितना आधे गए थे आप वापस आ गए, उससे अच्छा आधा आप ऊपर की तरफ चले जाइए, आसमान तक पहुंच जाइएगा। अब जो आधा आ गया ना नीचे वापस, उससे अच्छा उसी को ऊपर चले जाइए, बेटर होगा। नीचे आने का घाटा ये है कि अगर फिर आकर के फिर मन हो गया आसमान तक जाना है, अच्छा, तो सफ़र तो ज़्यादा करना आपका पड़ेगा। जो सफ़र है ना सर, आपका वो 1.5 गुना हो गया, क्योंकि आधा आप पहले ही कर आने में गए, भी एक तो और समय पूरा लगेगा। फिर से। अब समझ रहे, फंस गए आप, भयानक फंस गए। तो बेटर है कि वहाँ पे आप डरे नहीं। डर लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है, एकदम डर लगेगा। आप सोचिए ना प्रीलिम्स मेंस उसका इंटरव्यू में इतना डर लगता है कि बता नहीं सकते हैं आपको। कि मुझे तो इतना डर लगा कि मैं अपना मतलब होता है ना कि टाई बांधना भूल गया, ये सच्चाई है, मैं टाई बांधना भूल गया, मतलब इतना डर लगता है। लेकिन मतलब लक अच्छा हो और थोड़ा मेहनत आप किए हैं तो कहीं ना कहीं काम आएगा। वो यहाँ ना सही वहाँ सही, कहीं ना कहीं। मुझे तो याद है कि एक क्वेश्चन मुझे था कि चिपको आंदोलन 3री या 4थी क्लास में कहीं पढ़ा था सरकारी स्कूल में, सच में। उसके बाद मैंने कभी लाइफ में नहीं पढ़ा उसको,
और वहाँ पेड़ पकड़ लेते हाँ हैं पेड़ पकड़ लेते, तो सुंदरलाल बहुगुणा वाला। हाँ, अब वो मुझसे एग्जाम में इंटरव्यू में सीधे क्वेश्चन पूछ दिए, और लकली मुझे वो ध्यान था। बोले ना कि मेहनत लेबर नेवर गोज इन वेन, वो कभी बेकार नहीं जाएगा अगर आप मेहनत करिएगा तो ये क्लियर कट है। तो आप कोशिश कीजिए, वहाँ पे आप रुकिए, थोड़ा सोचिए कहाँ गड़बड़ाए हैं, आप एक बार पीछे मुड़ के देखिए कि कहाँ फंसे थे आप क्या ऐसा किए जो आप एक ही नंबर से रह गए, क्या स्पेशल था उस बच्चे में जो एक नंबर ज़्यादा लाए थे। मतलब उतरने से बेहतर है कि एनालाइज कीजिए फिर आगे बढ़िए। कोचिंग सेंटर्स का कितना इम्पोर्टेंस है सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए? मेरे हिसाब से मतलब 0 है। हाँ, अगर पर्सनली पूछिएगा हमसे तो इन सेंस कि 0 ऐसे है कि अगर आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग तो आपके लिए 0 है। हाँ, कि आप ज़बरदस्ती किसी तरह से पैसा कर्ज लेकर या कहीं तरह से जाते हैं, सर आपका दिमाग तो पहले कर्ज पे रहता है। हाँ, उसके बाद वहाँ जाइए, उनका एनालिसिस और आपका सेल्फ एनालिसिस। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको 10 दिन लगेंगे उस चीज़ को समझने में, कोचिंग 10 दिन की बात को 1 दिन में समझा देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो 10 दिन आप समझने में लगाइएगा ना सर, तो वो आपके दिमाग में ज़िंदगी भर रह सकता है। आपने उस पर काम किया है, मेहनत क्योंकि आपने खुद काम किया है पर्सनली, और उन्होंने आपको डायरेक्ट समरी आके बता दिया है, तो आप वहाँ वो हो सकते हैं। तो 10 दिन जाएगा, लेकिन टाइम है तो आप खुद से कीजिए, बेटर तो वही है सर। हमारे एस्पिरेंट्स को चलते चलते एक क्या मैसेज देंगे ताकि उनका मोटिवेशन बरकरार रहे और वो भी ऑफिसर बनने के अपने सफ़र को जल्द से जल्द पूरा कर सके? मैं तो ये कहूँगा कि आप सवाल पूछने से नहीं डरिए। लोग डरते हैं, क्लास में आप बैठे हैं, कहीं भी हैं आप सवाल से घबराइए ही नहीं। एक फाइनल बात है कि जिस पे ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, ये क्लियर बात है। मैं किसी क्लास में था, वहाँ पे सभी लोग हंसते थे, मैं सवाल पूछता था, तो मैं आपको बताऊँ उस बैच से सिर्फ मेरा ही आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। अच्छा। अब मुझे हंसी नहीं आई उस दिन जब इनॉग्रेशन हो रहा था, मतलब सेलिब्रेशन हो रहा था, तो मुझे नहीं बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं सोच रहा था उन सबको जब देखता था वहाँ पे लाइन में वो खड़े थे और मैं इधर खड़ा था स्टेज पे, तो मुझे लग रहा था कि मतलब काश ये नहीं हंसे होते। हाँ, और कुछ आपके साथ होते इस तरफ। हाँ, तो हो सकता है उसमें से कुछ मेरे साथ इस तरफ होता है। हंसना नहीं है, और आपको खुद परेशान है, हंसेंगे लोग आप पे, हंसेंगे, उनको हंसने दीजिए। आपका एक समय आएगा जब आप आराम से आप अच्छा कर जाएंगे। ये जो सवाल पूछने वाला एटीट्यूड है, वो अपने डाउट को क्लियर करने के साथ साथ क्या खुद से भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर मेरी कमियां क्या है और मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या ये एटीट्यूड इंसान के अंदर होना चाहिए कि सवाल खुद से किया जाए? जी सर, एकदम होना चाहिए। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में एक शब्द है इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक, आप खुद से कीजिए। ठीक, अगर आप खुद से रुक करके ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे अंदर कहाँ हम कमी रह गई या फिर हम कहाँ विशेष हैं, अलग हैं, आप देखिए, आप अपने कमियों पे ज़्यादा वर्क कीजिए, आपका जो विशेष है, जो स्पेशल है आप में, उस पर डबल वर्क कीजिए। ये बात मैं जानबूझ कर कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि कमियों पे डबल वर्क कीजिए, कमियों पे तो करना ही है वर्क, लेकिन जो आपका विशेष है वो कभी छूटना नहीं चाहिए आपके अंदर से। जैसे कि मान लीजिए मेरा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव है, ठीक, उसको कभी गिरने नहीं देना है। मान लीजिए कि आप किसानी से उठ करके आईएएस बन गए, तो किसानी को छोड़िएगा नहीं कभी। आप गाँव के, जैसे मैं गाँव का हूँ, ठीक, गाँव से हैं और आप एसडीएम बन गए, गाँव को कभी नहीं छोड़िएगा। मैंने कभी नहीं छोड़ा, मैं जैसे ही बना वैसे ही मैंने बोल दिया कि मैं 10 लोगों का एसडीएम बनाऊंगा, तभी आप हम पे शक मत करना कि एसडीएम बनने लायक था, नहीं तो कोई लॉजिक नहीं है सर, समझ रहे। लगता है सर इस साक्षात्कार से एस्पिरेंट्स को काफ़ी सहूलियत होगी उनकी तैयारी में, और आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हमारे साथ अभी नासीन सर थे, इन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी। फिर हम किसी अगले वीडियो में मिलते हैं किसी ऐसे ही ऑफिसर के साथ जिनकी तैयारियों की जो स्ट्रैटेजी है वो एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी मददगार होंगी। तब तक के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन पर। धन्यवाद।